बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना हम सबकी एक आदत होती है। और जब स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारा पैसा वैसा का वैसा ही रखा है, नंबर्स कम नहीं हुए हैं, तो एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है, एक सेफ्टी की फीलिंग आती है। हम सोचते हैं कि चलो, दुनिया में चाहे जो हो रहा हो, मेरा पैसा तो सेफ है। पर क्या सच में ऐसा है? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसमें हम जीते हैं। हमारा दिमाग और नंबर्स को देखता है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, पर उन नंबर्स की जो असली ताकत है, यानी उनकी परचेजिंग पावर, उसको पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सही बात है। और देखिए, दरअसल यही वो जगह है जहां से वेल्थ डिस्ट्रॉय होने की सारी गड़बड़ शुरू होती है। चलिए, इस इल्यूजन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम पैसे की असली वैल्यू को समझें। हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन के इस दौर में कैश लिटरली पिघल रहा है और हिस्ट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या रोल रहा है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के लिए हमारे पास काफी डाइवर्स सोर्सेज हैं। कुछ डिटेल फाइनेंशियल आर्टिकल्स हैं गोल्ड, सिल्वर और हैक्सेंस से, और साथ ही ग्रेशम्स लॉ को समझने के लिए दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रिपरेशन नोट्स भी हैं। तो मटेरियल बहुत सॉलिड है। हाँ, और आज के टाइम में गोल्ड और गवर्नमेंट ट्रेजरीज के बीच इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या ऑप्शंस है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कैश की उस सेफ्टी को टेस्ट करके। लोग सोचते हैं कि बैंक में रखे 1 लाख रुपया हमेशा 1 लाख ही रहेंगे, है ना? एक इनविजिबल टैक्स की तरह काम करता है। डेटा के हिसाब से देखें तो अगर इकोनॉमी में सिर्फ 3% का नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो 1 लाख का कैश हर साल अपनी रियल वैल्यू में लगभग 3,000 का नुकसान झेलता है। 3,000 सुनने में छोटा लग सकता है, हाँ, पर जब इन्फ्लेशन 7% पे चला जाए, जो हमने रिसेंट पास्ट में काफी ग्लोबल इकोनॉमीज में देखा भी है, तो कैलकुलेशन बहुत डरावनी हो जाती है। बेसिकली सिर्फ 10 साल के अंदर उस कैश की परचेजिंग पावर एग्जैक्टली आधी रह जाती है। वेट, आधी? हाँ, यानी बिना एक भी पैसा खर्च किए वेल्थ 50% गायब हो गई? हाँ, बिल्कुल। और इसको हम सब ने देखा है अपने आसपास। माई तो अगर हम 1990s की बात करें तो $20 या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट लेकर अगर कोई ग्रोसरी स्टोर जाता था तो पूरी बास्केट सामान से भर जाती थी। पर आज 2024 आते आते उन्हीं $20 में शायद 2 या 3 आइटम्स ही आते हैं। नंबर वही 20 है, पर उसकी रियल वैल्यू ड्रास्टिकली गिर चुकी है। सही कहा। और हिस्ट्री की किताबें और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि 1970 से लेकर अब तक अकेले यूएस डॉलर ने अपनी लगभग 90% परचेजिंग पावर खो दी है। 90%? अरे वाह! और वहीं दूसरी तरफ इस टाइम फ्रेम में गोल्ड का प्राइस 5,000% ऊपर गया है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि गोल्ड की वैल्यू एक्चुअली बढ़ती नहीं है। अच्छा, तो फिर प्राइस इतना ऊपर कैसे गया? एक ऑन्स गोल्ड पिछले 5,000 सालों से लगभग उतनी ही परचेजिंग पावर मेंटेन किए हुए है। बदलता क्या है? बदलती है फिएट करेंसी की वैल्यू। जो डॉलर की वैल्यू गिर रही है, उसकी वजह से गोल्ड महंगा लग रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एनालॉजी से समझती हूँ। कैश को बैंक में रखना बिल्कुल वैसा है जैसे धूप में एक आइस क्यूब को रख देना। आइस क्यूब का शेप और बाउंड्री थोड़ी देर तक वही दिखती है, लगता है वो सेफली रखा है, पर वो लगातार धीरे धीरे पिघल रहा होता है। बहुत सही एनालॉजी है ये। पर यहाँ पर मेरा एक पुशबैक है। अगर कैश सच में इतना बुरा है और इतनी तेजी से पिघल रहा है, तो लोग इसको सबसे ज्यादा सेफ क्यों मानते हैं? सिर्फ बैंक अकाउंट का बैलेंस सेम रहना साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना कंफर्टिंग क्यों लगता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप फ्लॉ है, जहां लोग नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। नॉमिनल वैल्यू बस वो नंबर है जो स्क्रीन पे दिखता है, राइट। और रियल वैल्यू वो है जो इस नंबर से खरीदा जा सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन रोजाना बेसिस पे विजिबल नहीं होता, मतलब वो हर दिन बस पैसों में चीजों को महंगा करता है, तो हमारा दिमाग उस नॉमिनल स्टेबिलिटी को रियल सेफ्टी समझ लेता है। इंसान नेचुरली चेंज से डरता है और मार्केट्स की वॉलेटिलिटी उस डर को बढ़ाती है। तो फिक्स बैंक बैलेंस एक आर्टिफिशियल सर्टेनिटी देता है, जबकि रियलिटी में वो एक गारंटीड नुकसान है। तो अगर गोल्ड वेल्थ प्रिजर्व करने में इतना ही बेहतरीन है, तो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इसे करेंसी के तौर पर यूज करना क्यों छोड़ दिया? इस सवाल का जवाब हिस्ट्री के उस दौर में ले जाता है जब पैसे की वैल्यू डायरेक्टली गोल्ड से जुड़ी थी, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। और इसकी शुरुआत का किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। सोर्सेस के अनुसार 1717 में ग्रेट ब्रिटेन ने गलती से डी फैक्टो गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया था। गलती से? ये कैसे हुआ?
हाँ, और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि फिजिक्स में ग्रेविटी डिस्कवर करने वाले सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अरे वेट, न्यूटन, वो ग्रेविटी वाले। आइजैक न्यूटन का फाइनेंशियल सिस्टम से क्या कनेक्शन है? वो उस वक्त मास्टर ऑफ द रॉयल मिंट थे। उनके पास करेंसी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कैलकुलेशन में एक माइनर एरर कर दी। न्यूटन ने सिल्वर का एक्सचेंज रेट गोल्ड के मुकाबले बहुत कम सेट कर दिया। इस मैथमेटिकल एरर की वजह से सिल्वर कॉइन्स की मेल्ट वैल्यू उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो गई। ओह, तो लोगों ने सिल्वर को पिघलाना शुरू कर दिया होगा। एग्जैक्टली स्मार्ट लोगों ने सिल्वर कॉइन्स को मार्केट से गायब कर दिया और एक्सपोर्ट करने लगे। देखते ही देखते इकोनॉमी से सिल्वर कंप्लीटली गायब हो गया और ब्रिटेन बिना प्लान किए सिर्फ गोल्ड कॉइन्स पर डिपेंडेंट हो गया। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। न्यूटन के एप्पल वाले किस्से की तरह ये सिल्वर कॉइन्स वाला डिसीजन भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक और पूरा ब्रिटिश एम्पायर गोल्ड स्टैंडर्ड पर शिफ्ट हो गया। सही में। और फिर 19th सेंचुरी में कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के मैसिव गोल्ड रशेस ने इस स्टैंडर्ड को ग्लोबल बना दिया। लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ये सिस्टम फेल होने लगा। हालांकि 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आया जहां 1 आउंस गोल्ड $35 पे फिक्स हुआ। पर फाइनली 1971 में निक्सन शॉक ने डॉलर की गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया। वहीं से मॉडर्न फियाट करेंसी का कंप्लीटली आजाद दौर शुरू हुआ। पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी तो ये कहती है ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड से प्राइस स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट अंधाधुन पैसे नहीं छाप सकती। तो फिर 1930s में इस गोल्ड स्टैंडर्ड ने ग्रेट डिप्रेशन को और लंबा और गहरा कैसे कर दिया? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक बहुत ही रिजिड सिस्टम था। उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब बैंकिंग क्राइसिस आए, यानी लोग डर के मारे बैंक से अपना पैसा निकालने गए, जिसे बैंक रन कहते हैं, तो बैंक्स के पास फिजिकल कैश नहीं था। तो सेंट्रल बैंक्स ने नया पैसा क्यों नहीं दे दिया उन्हें? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी में नया पैसा पंप ही नहीं कर पाए। हर नए नोट के पीछे उन्हें गोल्ड रखना जरूरी था। फेडरल रिजर्व के पास एक्स्ट्रा गोल्ड था नहीं, तो कैश इंजेक्ट नहीं हो पाया। इसकी वजह से हजारों बैंक्स कोलैप्स हो गए और सारी सेविंग्स बर्बाद हो गई। बाप रे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस इनफ्लेक्सिबिलिटी ने डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया। ऊपर से कैपिटल फ्लाइट को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई कर दिए गए, जिसने सिचुएशन को और खराब कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी की इस कमी की वजह से ही कंट्रीज को गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा। यानी जो सिस्टम इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए था, वही इमरजेंसी में गले की फांसी बन गया। अब यहाँ से एक और बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक मैकेनिज्म निकल कर आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड के फेल होने की एक सबसे बड़ी वजह फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स थे। हाँ, और जब भी गवर्नमेंट मार्केट के खिलाफ जाकर करेंसी का रेट फिक्स करती है, तो एक बड़ा इकोनॉमिक रूल एक्टिवेट हो जाता है, ग्रेशम्स लॉ। थॉमस ग्रेशम्स का बनाया हुआ ये लॉ क्या कहता है एग्जैक्टली? ये लॉ कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। इसका टेक्निकल मतलब है कि अगर सर्कुलेशन में दो करेंसीज हैं, उनकी फेस वैल्यू सेम है, पर इंट्रिंसिक या असली वैल्यू अलग है, तो लोग नेचुरली वैल्यूएबल या गुड मनी को होल्ड कर लेते हैं, और जो लेस वैल्यूएबल यानी बैड मनी है, उसको सबसे पहले मार्केट में खर्च करते हैं। Here's where it gets really interesting. मैं इसको एक एनालॉजी से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी को दिवाली में 2 गिफ्ट बॉक्सेस मिलते हैं। एक में अच्छी प्रीमियम इंपोर्टेड चॉकलेट है और दूसरे में सस्ती लोकल कैंडी। अच्छा। तो लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे? प्रीमियम वाली चॉकलेट को अपने फ्रिज में छुपा लेंगे, होल्ड कर लेंगे। हाँ। और सस्ती वाली कैंडी को आगे किसी और को गिफ्ट में पास ऑन कर देंगे, यानी सर्कुलेट कर देंगे। ये ग्रेशम्स लॉ को समझने के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। और दृष्टि IAS के सोर्स के मुताबिक 2022 के श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में एग्जैक्टली यही हुआ। वहां के सेंट्रल बैंक ने $1 का रेट फोर्सफुली 200 श्रीलंकन रुपीस पे फिक्स कर दिया, जबकि मार्केट वैल्यू उससे कहीं ज्यादा रही होगी। हाँ, इस आर्बिट्ररी फिक्स्ड रेट की वजह से डॉलर आर्टिफिशियली अंडरवैल्यूड हो गया। तो लोगों ने ऑफिशियल चैनल से डॉलर एक्सचेंज करना बंद कर दिया और उसे होल्ड करने लगे। डॉलर मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया, जिससे एक मैसिव फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ गया। देश ऑयल, फ्यूल, मेडिसिन कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाया। पर देखिए, सोसवे क्यूअर्स लॉ भी मेंशन्ड है, जो इसका ठीक उल्टा कहता है, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड। जैसे कि लोग हाइपर इन्फ्लेशन वाले देशों में वीक गवर्नमेंट मनी को रिजेक्ट कर रहे हैं और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ग्रेशम्स लॉ हमेशा काम करता है? क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ये कॉन्ट्रडिक्शन सरफेस लेवल पर है। की डिफरेंस है गवर्नमेंट कोवर्जन या जबरदस्ती। ग्रेशम्स लॉ तभी काम करता है जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फोर्स करती है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जैसे श्रीलंका में हुआ। ओह, और जब आजादी हो तब? जब मार्केट फ्री होती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, तो लोग जेन्युइनली अच्छी करेंसी यानी गुड मनी को वैल्यू करते हैं और खराब पैसा रिजेक्ट कर देते हैं। यही थियर्स लॉ का बेसिस है। जबरदस्ती होती है तो लोग अच्छा पैसा छुपाते हैं, आजादी होती है तो अच्छे पैसे की डिमांड करते हैं। समझ गए। हिस्ट्री और इकोनॉमिक लॉज से ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फियाट करेंसी लंबे समय में अपनी वैल्यू खोती ही खोती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज के इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन से कैसे बचें? हैसन आर्टिकल के बेसिस पे आज के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में दो मेन ऑप्शंस हैं। पहला है गोल्ड और दूसरा है यूएस ट्रेजरीज, स्पेशली ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, जिसे टिप्स कहा जाता है। टिप्स तो बेसिकली ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ने पर अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा देगी, तो मैथमेटिकली आपकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहती है और एक गारंटीड रिटर्न मिलता है। पर दूसरी तरफ गोल्ड है। गोल्ड परचेजिंग पावर तो प्रिजर्व करता है, पर इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है और फिजिकली इसको स्टोर करना मुश्किल है। स्टोरेज और सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। और टैक्स भी। फिजिकल बुलियन को अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड करें तो यूएस टैक्स लॉज में उसको कलेक्टेबल माना जाता है, जिसपे 28% तक कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। तो इन ऑप्शंस को अगर कंपेयर करें तो गोल्ड एक विंटेज कार जैसा है जिसकी वैल्यू सॉलिड है पर मेंटेनेंस, स्टोरेज और टैक्स हाई है, जबकि टिप्स एक बोरिंग पर रिलायबल फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो शांति से चलते रहते हैं। पर वेट, मेरा एक पॉइंट है यहाँ। हाँ बताइए। अगर टिप्स की वैल्यू गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन डेटा पर बेस्ड है तो क्या इन्वेस्टर्स उसी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पहली जगह क्रिएट हुआ? यानी करेंसी डाइल्यूशन उसी गवर्नमेंट ने किया और अब हम उन्हीं के नंबर्स पे ट्रस्ट करें? आपने फाइनेंस का एक बहुत ही डीप पॉइंट उठाया है। ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है जिसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। ट्रेजरीज एक सिक्योर प्रिडिक्टेबल इनकम देती हैं, लेकिन उनका रिटर्न ज्यादा नहीं होता और पूरा ट्रस्ट इशुइंग गवर्नमेंट पर होता है। और गोल्ड में? गोल्ड प्योर सप्लाई डिमांड और स्कैसिटी पर बेस्ड है। उसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन बीच में नहीं है, बट यू गिव अप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसीलिए जो लोग गोल्ड एक्सपोजर चाहते हैं पर फिजिकल स्टोरेज नहीं चाहते, वो गोल्ड ETFs यूज कर सकते हैं, जैसे GLD या GDX, जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए एक्सपर्ट्स अक्सर दोनों का एक मिक्स रिकमेंड करते हैं। कुछ हिस्सा प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए TIPs में और कुछ एब्सोल्यूट सिस्टमिक प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड ETFs में। ये बैलेंस्ड अप्रोच है। इस पूरे डीप डाइव से एक फाइनल थॉट निकलता है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हम डिजिटल ETFs, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की आगे की बातें कर रहे हैं, पर वहीं 2024 में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कोलैप्स से तंग आकर जिम्बाब्वे ने एक नया कदम उठाया है। हाँ, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। उन्होंने अपनी करेंसी को बचाने के लिए एक नया जिम्बाब्वे गोल्ड या जिग कॉइन इंट्रोड्यूस किया है और ये फिजिकल गोल्ड और दूसरे प्रेशियस मेटल से बैक किया गया है, लगभग $575 मिलियन की बैकिंग के साथ। देखिए, जब मॉडर्न सिस्टम्स फेल होते हैं तो लोग वापस बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ ही जाते हैं। यही तो, एक ऐसी दुनिया जहां फिएट करेंसी और डिजिटल मनी का राज है, वहां क्या ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना पैसा फिजिकल गोल्ड फिर से अपनी जगह बना रहा है? क्या हिस्ट्री अपने आप को एक नए रूप में रिपीट कर रही है? ये सोचने वाली बात है। सच में एक बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। बैंक में रखा कैश का आइस क्यूब तो पिघल ही रहा है, पर वेल्थ को फ्रीज करने के तरीके हिस्ट्री हमें बार बार सिखाती है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।